हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसा कि यहाँ पर हम लोग 2024 का सैम्पल पेपर जो आपका है यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपका 80 मार्क्स का यहाँ पर है और 3 आवर्स उसके लिए क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। समय सीमा 3 घंटे की है। 3 घंटे में ये प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है। जितने भी अंक आपके दिए गए हैं उस संबंधित प्रश्न के आगे, तो उतने ही वर्ड्स में या फिर उतने ही लाइंस में आपको अपने शब्दों को लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे 1 नंबर का है तो उसके लिए आपको एक वर्ड, अगर एक वर्ड में आपका आंसर कंप्लीट होता है तो एक वर्ड में लिखना है। अदरवाइज एक लाइन से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अगर आप 10 लाइन भी लिखेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मार्क्स आपको तब भी मैक्सिमम मार्क्स क्योंकि एक है तो उससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने नंबर में वो प्रश्न पूछा गया है और क्या क्या उस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है प्रश्न आपसे, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर जैसे देखे थे। जैसे पहला प्रश्न था आपका, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क है, एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सह संयोजक आबंधों की संख्या है, ठीक है ना। तो एथेन क्या होता है आपका? एथेन होता है C2H6, ठीक है ना, जिसमें कार्बन कार्बन और उनमें 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से, ठीक है। पूछा क्या गया है आपको? आपको बच्चे पूछा गया है यहाँ पर कि जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध बन रहा है, तो यहाँ पर एक आपका सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एकल सहसंयोजी आबंध यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑप्शन 1 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे जाते कि टोटल कितने सहसंयोजक आबंध वहां पर है, तो टोटल आप बता दीजिए। 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन बना रहा है, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन बना रहा है, 3 3 और कितने हो गए टोटल 6, और एक आपका कार्बन और कार्बन के बीच बन रहा है 7, ठीक है ना। तो टोटल अगर पूछे जाते कि कुल सह संयोजक आबंध, तो वो कितने होते हैं आपके? वो 7 होते, और कार्बन कार्बन के बीच तो वो कितने हैं? वो 1 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका क्या प्रश्न है? कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है, ठीक है। ऑप्शन में था आपके पास सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम और लिथियम। तो आपका सीजियम और कहीं कहीं पर अगर गैलियम ऑप्शन में होगा तो वो भी आपका रहता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके निम्न गलनांक होते हैं, ठीक है। निम्न गलनांक होंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर, हाथ का टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर ही वो क्या करने लग जाते हैं? मेल्ट होने लग जाते हैं, यानी पिघलने लग जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फिर केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, तो जो जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर से आपके आ रहे हैं उन्हीं पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, ये इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो नीले लिटमस को लाल, ठीक है ना, नीले लिटमस को लाल आपका कौन करते हैं? अम्ल करते हैं, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है आपका? 7 से कम, ठीक है। और अगर लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं तो वो आपके क्षार होंगे और उनका पीएच मान कैसा होगा? 7 से अधिक होगा, ठीक है ना। तीसरा है आपका, पीतल के मुख्य अवयवों के नाम लिखिए। तो कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना। तांबा और जस्ता इसके मुख्य घटक होते हैं, इन दोनों से मिलकर के आपका ब्रॉन्ज यानी ब्रास यानी कि पीतल बनता है, ठीक है। देन दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जनरली जो धातुओं के बारे में आप पढ़ रहे थे कि धातुओं को प्राप्त तो हम प्रकृति से ही कर रहे हैं, लेकिन जो उनके क्या है,
धातुओं की जब बात करते हैं हम लोग, वो किसी न किसी से अभिक्रिया करके एक कंपाउंड फॉर्म में या अयस्क के रूप में हमें देखने को मिलती है। उस कंपाउंड से हमें उसको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी भी धातु को, ठीक है ना, निष्कर्षित करना होता है। लेकिन जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, वो हमें मुक्त अवस्था में देखने को मिलती हैं, जिनमें आपका गोल्ड हो गया AU एंड प्लेटिनम PT, ये दोनों धातुएं आपकी थी जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए 10th क्वेश्चन है, आप 9th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, 10th भी आपको होमवर्क में दिया था। निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, H2S सूत्र वाले हाइड्रोजन सल्फाइड का, N2 सूत्र वाले नाइट्रोजन अणु का। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए H2S की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से लिखा जाएगा H2S। हो क्या रहा है, दो हाइड्रोजन के परमाणु एक सल्फर के परमाणु से जुड़ रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप दिखाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपका दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इनके मध्य में। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सल्फर के जब आप बाह्यतम कोश में बोलते हैं तो टोटल होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, एक हाइड्रोजन हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में बना देते हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ब्लैक क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए है, और जो रेड डॉट्स में आपको दिख रहे हैं या छोटे छोटे सर्कल जो बनाए गए हैं वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन की दो वैलेंसी पूरी, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे। अब सल्फर की बारी, सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा H2S के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन भी जिसे आप कहते हैं, इसके लिए आपने बनाना है। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए नाइट्रोजन की बात करेंगे, दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं यहाँ पर। एक नाइट्रोजन का परमाणु ये है, इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, एक और नाइट्रोजन है, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, दोनों को मैं डॉट से ही दिखा रही हूँ, 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इसके। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी जिनको आप कहते हैं। अब इसको 8 पूरे करने हैं, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इसके 5 है पहले से ऑलरेडी, इसको भी 3 और चाहिए। ये भी यहाँ से क्या कर लेगा, 3 और इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से N2 का मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। त्रिसहसंयोजी आबंध यहाँ पर आपका बन रहा है। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक दो कंपाउंड और हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप अब हमने अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र हल किए हैं, 2023 का हो गया, 2022 का हो गया, ये सैंपल पेपर हो गया, सभी में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है आपके 4th चैप्टर में जो आ रहे थे, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाकर बताए थे, कुछ होमवर्क में भी दिए थे, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। उनके लिए उस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आवश्यक है आपको पता होना चाहिए कंपाउंड क्या है, उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब कंपाउंड के आप अलग अलग परमाणु, अलग अलग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं,
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात जब आप कर रहे हैं और वहां पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं आप, तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ रहे हैं तो कार्बन को तो अपने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी दोनों जो एटम है आपके वो 2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी एक एक पेयर दोनों का आ रहा है, टोटल 2 पेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर हो रहा है। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में आपका कितना होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर 6 होता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कितने, 4, इस प्रकार से, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये 6, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और ऑक्सीजन का एटम होगा, 2 तो 4 और 2 6, ठीक है। पहले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, 4 इसके अपने थे ये रेड वाले, और जो ब्लैक वाले हैं 4 और आ गए। प्रकार से इसने पूरे 8, इस सर्कल के अंदर देखो ये कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अब 8 हो गए हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में 6 पहले थे ब्लैक वाले और 2 उसने और ले लिए हैं रेड वाले, तो टोटल 8 हो गए हैं। इसी प्रकार से इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए। तो कुछ इस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। चलिए, कुछ और के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप होमवर्क में बना लेंगे। H2O का बनाएंगे, C2H6 का बनाएंगे, ठीक है। इनका आप होमवर्क में बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और CH4 का बना लेंगे, मीथेन हो गया आपका, इथेन, मीथेन, वाटर, ठीक है। क्या बनाना है इनका सबका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने कहा था इसको पढ़ लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जनरली जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है, और वो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण और जल देगा, ऐसा उदासीनीकरण अभिक्रिया बताती है हमें। इसके बाद होता क्या है अब, यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं और लवण और जल दे रहे हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षार के साथ साथ अम्ल से अभिक्रिया करके भी लवण और जल बना रहे हैं, यानी उनकी क्षारीय प्रकृति तो है ही लेकिन अम्लीय प्रकृति भी है, ठीक है ना। वो लवण अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, क्षार अभिक्रिया करेगा, वो तो आपने पहले ही बोल दिया कि लवण और जल दे रहा है, लेकिन वो अम्ल से भी अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है, और क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अम्लीय प्रकृति भी है, समझ रहे हैं ना। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, तो क्षार करता है अम्ल से अभिक्रिया और क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। लेकिन अगर वो धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है, इसके अतिरिक्त वो क्षार से अभिक्रिया करके भी लवण और जल दे रहा है, तो उसको कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, ओके। तो आप लिखेंगे कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनको धात्विक ऑक्साइड भी कहा जाता है, कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं
धात्विक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, चल। एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड जो है वो आपको एग्जाम्पल है। उदाहरण में क्या कहा मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlCl3 और दूसरा जिंक ऑक्साइड Zn। ओके, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। 2 उदाहरण मांगे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उभयधर्मी ऑक्साइड आपका क्या होता है ये हमने देख लिया है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, भर्जन तथा निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ठीक है ना, भर्जन और निस्तापन क्या होता है, ये आपका आएगा धातुओं के निष्कर्षण में। ठीक है ना, जब आपने बोला एक को हम कार्बोनेट से धातु को प्राप्त कर रहे हैं, एक के हम सल्फाइड से प्राप्त कर रहे हैं, तो वही आपका भर्जन और निस्तापन में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या अंतर है दोनों में। पहला, भर्जन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जा रहा है। यानी सल्फाइड अयस्क होगा धातु का और उस सल्फाइड अयस्क से आपने धातु को निष्कर्षित करना है, वही आपका क्या है, रोस्टिंग कहलाता है, यानी भर्जन। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन में आप क्या करते हैं, निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट को बेसिकली और हाइड्रेटेड जो आपके अयस्क होते हैं उनसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई कार्बोनेट का अयस्क है, उस कार्बोनेट के अयस्क से आपने उस धातु को प्राप्त करना है, और आप क्या करेंगे, कार्बोनेट के अयस्क से आप क्या समझ रहे हैं, यानी धातु का कार्बोनेट। ठीक है ना, कोई भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या कोई भी आपका धातु का कार्बोनेट है, उस कार्बोनेट ने आपने उस धातु को निष्कर्षित करना है। इसी प्रक्रम को या यही जो विधि आपकी, उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में आप लोग गर्म करेंगे। एक जगह आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखाते हैं, एक जगह ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं दिखाते। इसमें SO2 गैस आपकी उत्पन्न होगी, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। ये क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस उत्पन्न होगी। बस यही अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए जल्दी से नोट करो। चलिए यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। ब्लीचिंग पाउडर का तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उपचारित किया जाता है, तो आपको उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है। यहाँ पर आपका CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण भी जिसे आप कहते हैं, जब वो आपका HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका क्लोरीन को वहां पर उत्पन्न करता है। ये आपकी अभिक्रिया है, और अभिक्रिया के लिए समीकरण आपने यहाँ पर लिखनी है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपने डाइल्यूट लेना है, इन दोनों की अभिक्रिया करानी है, और CaCl2 प्लस क्लोरीन बनेगा प्लस H2O। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी ये। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, इसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करता है, साथ में आपकी सोडियम कार्बोनेट बनती है। ओके, तो हीट करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलेगी। ओके, चलिए
नेक्स्ट है आपका इथेनॉल को सांद्र, इथेनॉल या एथेनॉल इथाइल अल्कोहल जिसे आप कहते हैं, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या होगा। बेसिकली ये रिएक्शन आपने डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन में पढ़ा था, जहां पर इथेनॉल आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किए जाने पर इथीन देता है और वाटर आपका अलग हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो इथेनॉल हो गया आपका C2H5OH या CH3CH2OH, उसको आपका रिएक्ट कराया जा रहा है किससे, इसकी प्रेजेंस में बेसिकली, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है 443 केल्विन टेम्परेचर पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है ना। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, देख लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका यूज हो रहा है। ओके, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन आप समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, जहां पर इथेनॉल से आपका क्या बन रहा है, इथीन आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर केवल आपकी, क्योंकि अभिक्रियाएं आपको सिर्फ लिखनी है थी, तो अभिक्रियाएं आपने लिख ली। कहीं कहीं पर हो सकता है आपको पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर को जैसे तनु HCl से उपचारित करने किया जाता है तो क्या होता है। अगर यहाँ पर प्रश्न में केवल रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे, रासायनिक समीकरण लिखे, ऐसा नहीं लिखा होता तो तब आपको पूरा लिखना होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर HCl से तनु HCl से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, क्लोरीन को उत्पन्न कर रहा है, वाटर बन रहा है साथ में, ठीक है ना। तो ये आप लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर उस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, साथ में लिक्विड फॉर्म में आपको वाटर मिलता है H2O, और सॉलिड फॉर्म में Na2CO3 वहां पर मिलता है। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर इथीन प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल वहां से अलग हो जाता है। तो इसको यहाँ पर आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन अभिक्रियाओं को लिखेंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद उसके लिए इक्वेशन नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका तरीका होता है लिखने का। बाकी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया है आपका, सिर्फ आपको केवल रासायनिक समीकरण ही लिखनी है, तो फिर समीकरण लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, चलिए ये होमवर्क के लिए आपका प्रश्न। बार बार बोलती हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, जिसमें आपको जो अभिक्रिया के लिए समीकरण दी गई है उस समीकरण को संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है आपको समीकरण को, इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है CuCl2 के साथ, और आपका बन रहा है AlCl3 प्लस Cu, ठीक है ना। इसको बैलेंस करेंगे। Other than this, sodium hydroxide react with sulfuric acid जो कि है H2SO4, ठीक है। तो क्या बनता है, Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ ये आपका सही फॉर्मेट है लिखने का, ऐसे आप लिखेंगे सोडियम की अभिक्रिया O2 के साथ और Na2O, ये बन रहा है। तो इनको आपने क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित करना सिखाया गया है आपको पूरा बहुत अच्छे से, तो उसी को फॉलो करके आपने क्या करना है, इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, अभिक्रियाओं के लिए जो समीकरण दी गई है उनको बैलेंस करना है बेसिकली। चलिए चलिए, तो आज के सेशन में हमने 2024 के प्रश्न पत्र से कुछ और केमिस्ट्री पोर्शन से जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया यहाँ पर। बाकी जो क्वेश्चन है वो आने वाले सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा आपके मन में बाकी चैप्टर से, या फिर बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं इस वाले पेपर से, उससे या कहीं से भी कोई डाउट है आपका, तो आप वो पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।